गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू माई चैनल विकास सर टेक गुरु में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ वीक 9 असाइनमेंट 9 का असाइनमेंट 9 आईसी इंजन एंड गैस टरबाइन का। तो प्लीज़ जो नए हैं चैनल में सब्सक्राइब माई चैनल, है ना। और आप समझ ही रही है कि जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस आएगी वो असाइनमेंट से ही आना है। डाटा चेंज रहेगा तो आपको एक एक वीडियो पे जाना है। मेरे प्लेलिस्ट में आप लोग विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर सब आपको अवेलेबल मिल जाएगा एक एक असाइनमेंट, है ना। तो वीक 9 असाइनमेंट 9 आईसी इंजीनियरिंग गैस टरबाइन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फॉर एन एक्सट्रीम केस ऑफ प्रोपल्सिव इफिशिएंसी दैट इज 0 एंड 100%, विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब इसका मतलब क्या, प्रोपल्सिव इफिशिएंसी जब मेरा 0 होता है या 100 होता है तो उस केस में क्या होगा। तो याद रखिएगा, इस केस में दोनों ही केस में क्या होगा कि फ्लाइट नो फ्लाइट टेकिंग प्लेस, मतलब फ्लाइट होगा ही नहीं। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे, मैं बता रहा हूँ। आप लोग अगर लेक्चर में विजिट करते हैं तो प्रोपल्सिव इफिशिएंसी इक्वल टू क्या होती है ना। प्रोपल्सिव इफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, आपको ध्यान देना है। प्रोपल्सिव इफिशिएंसी ये आपको लास्ट एक रिलाइव आएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी जे बाई सी ए। सी जे हम लोग क्या है ना, वेलोसिटी ऑफ जेट, और सी ए हम लोग क्या है, एयरक्राफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो जब प्रोपल्सिव इफिशिएंसी हम लोग का 1 किस केस में होगा, तो 1 कब होगा, जब सी हम लोग का जब सी जे और सी ए बराबर हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा, 1 उसमें बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इक्वल टू 1, है ना। तो 1 + 1 डिवाइड, और ऊपर में 2 है तो दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या, ये 100% हो गया एफिशिएंसी। तो उस केस में भी आप लोग जानते हैं कि किसी चीज़ का ये हो ही नहीं सकता है सी जे इक्वल टू सी ए। मैंने कि जो इनलेट हो रही है, जो मैंने कि एयर इनलेट हो रही है, वो हो ही नहीं सकता है कि जो आउटलेट एयर हो रही है, हो ही नहीं सकता है ना। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम से बताना जा रहा हूँ। ये आप अगर फिगर देख सकते हैं, ठीक है। ये फिगर, ये फिगर से मतलब क्या है हम लोग का, आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ये हम लोग का सी ए है, मतलब क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, और ये सी जे है ना। सी जे क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ जेट। तो ये ध्यान में रखना है, मतलब कि अगर इसको आप देखिएगा तो ये टरबाइन में सी ए हम लोग का घुस रही है और सी जे हम लोग का निकल रही है, मतलब सॉरी, कंप्रेसर में सी ए घुस रही है और टरबाइन में सी जे निकल रही है। अब ये चीज़ कभी हो सकता है क्या, बराबर बराबर हो ही नहीं सकता कि जिस तरह से निकला उसी तरह से बाहर निकला। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि इसमें नोजल वोजल लगा हुआ है ना। तो नोजल वोजल लगा हुआ था, अगर हम लोग का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसका जो डिफरेंस होगी, कुछ कुछ ना कुछ मतलब डिफरेंस होगा, तभी हम लोग का मोमेंटम में चेंज होगा। और जो मोमेंटम ही क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम ही हम लोग का थ्रस्ट होता है। उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। चेंज इन मोमेंटम ही हम लोग का थ्रस्ट होता है, और वो थ्रस्ट के कारण मेरा प्रोपल्सन होती है, ठीक है। तो ये कभी मतलब 100% हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होना ही है, तभी थ्रस्ट हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग का क्या होगा, फ्लाइट हम लोग का टेकअप होगा नहीं, है ना। ये तो होना ही नहीं है फ्लाइट का टेकअप, ठीक है। उस केस में भी फ्लाइट का टेकअप नहीं होगा। पर 100% में आप लोग समझ गए कि 100% में फ्लाइट का टेकअप नहीं होगी। दूसरी केस हम लोग का इफिशिएंसी जो है ना, इफिशिएंसी हम लोग का जब प्रोपल्सिव इफिशिएंसी 0। अब 0 कब होगा, जब सी ए अगर 0 होगा तब होगा। सी ए अगर 0 होगा तब हम लोग का 0 होगा। तो आप लोग भी समझ रहे हैं कि प्रोपल्सिव इफिशिएंसी कभी 0 हो सकता है। अगर 0 हो गया, इसका मतलब क्या, उस केस में भी हम लोग का फ्लाइट का टेकअप नहीं होगी, मतलब नो फ्लाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, पहला का ऑप्शन में देख लीजिए। तो पहला का जो आंसर होगा हम लोग का नो फ्लाइट टेकिंग प्लेस, ठीक है। पहला का जो आंसर होगा नो फ्लाइट टेकिंग प्लेस फॉर एन एक्सट्रीम केस ऑफ प्रोपल्सिव एफिशिएंसी दैट इज 0 एंड 100%। एक्सट्रीम केसेस होते हैं विच ऑफ फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 100% में भी, क्योंकि सी ए इक्वल टू सी जे कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा तो थ्रस्ट नहीं होगा, थ्रस्ट नहीं होगी तो नो फ्लाइट टेकिंग प्लेस। और जीरो जीरो भी नहीं होगा। अगर जीरो होगा तो मतलब ये समझ रहे हैं ना, मतलब सी ए हम लोग को जीरो करना पड़ेगा। मैंने क्या, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट अगर जो इनलेट हो रही है वो कैसे जीरो हो सकता है, अगर वो जीरो होगा इसका मतलब वो सेंस में भी हम लोग का नो फ्लाइट टेकिंग प्लेस होगा, ठीक है।
कंसिडर द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन, प्लीज चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर ए। प्रोपल्सिव इफिशिएंसी इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस ए बाई एयरक्राफ्ट वेलोसिटी। तो एक्चुअली ये पता नहीं कहाँ से ये क्वेश्चंस सर दिए हैं, बट मेरे हिसाब से ए का जो होगा, ए का जो आंसर होना चाहिए, ए का मतलब एक्सप्रेशन जो होगी वेलोसिटी ऑफ जेट, क्योंकि हम लोग का एयरक्राफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है। तो एक्चुअली क्या होता है कि प्रोपल्सिव इफिशिएंसी होता क्या है, तो प्रोपल्सिव इफिशिएंसी हम आपको क्या बोले, तो ध्यान में रखना है कि इसमें अगर हम लोग देखिएगा तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसको, ठीक है। मैं कैसे होता है तो ये आपको ध्यान देने वाले, देखिए प्रोपल्सिव इफिशिएंसी अगर आप लोग आते हैं यहाँ पर, है ना, इस फिगर इसमें आते हैं, तो प्रोपल्सिव इफिशिएंसी हम लोग को होता क्या है, ये पावर बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आप समझ ही रहे हैं। तो पावर बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब पावर आया कहाँ से, तो पावर इजगल टू क्या होता है, थ्रस्ट इनटू जो इनलेट का वेलोसिटी है, मतलब क्या इनलेट वेलोसिटी मतलब एयरक्राफ्ट का वेलोसिटी। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं थ्रस्ट क्या होता है, देखिए यही थ्रस्ट हम लोग बोले कि चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है कि सी मतलब वेलोसिटी है और सी ए मतलब भी वेलोसिटी है, मतलब सी ए हम लोग क्या एयरक्राफ्ट वेलोसिटी है, और सी जे हम लोग का क्या है वेलोसिटी ऑफ जेट, और एम क्या है मास फ्लो रेट है। तो ये आप लोग न्यूटन्स लॉ को आप देखे हैं ना, एम भी M1 V1 माइनस M2 V2, वही चीज़ है ना, वही चीज़ है। चेंज इन मोमेंटम बोल लीजिए, तो चेंज इन मोमेंटम ही हम लोग का क्या होता है, थ्रस्ट होता है, और थ्रस्ट इनटू वेलोसिटी हम लोग का ये होता है पावर होती है, थ्रस्ट इनटू वेलोसिटी हम लोग का पावर होती है। तो अगर हम लोग प्रोपल्सिव इफिशिएंसी अगर निकालना जाएंगे, प्रोपल्सिव इफिशिएंसी अगर बात करेंगे, तो प्रोपल्सिव इफिशिएंसी क्या होता है, पावर बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। पावर मतलब क्या, मतलब प्रोपल्सिव इफिशिएंसी, प्रोपल्सिव इफिशिएंसी, इफिशिएंसी मतलब क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, ये आप लोगों को ध्यान में आ ही रहेगा। तो हम लोग का आउटपुट क्या है, पावर ही है ना, मतलब क्या चेंज इन मोमेंटम, जो मतलब कि पावर इन द सेंस कि हम लोग का चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी किए, है ना, चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी किए उस कारण से हम लोग का जो भी हुआ एक पावर निकला, तो पावर बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। प्रोपल्सिव इफिशिएंसी, तो आउटपुट हम लोग का पावर हो गया और इनपुट हम लोग का क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये एक मतलब कि जब सॉल्व किए हैं तो लास्ट में ये हम लोग का टर्म आई है ना, ये हम लोग का टर्म ये आया है ना, तो ये हम लोग देख रहे हैं प्रोपल्सिव इफिशिएंसी इक्वल टू 2/1 प्लस सी जे बाई सी ए। तो वहाँ पर हम लोग एक बात हम लोग अभी ध्यान दिए, तो जिस तरह से वहाँ पर था, तो एक चीज़ तो लिखा हुआ था हम लोग का एयरक्राफ्ट वेलोसिटी उसमें है, तो दूसरा क्या बचा, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ जेट ही बचा, है ना। तो उस हिसाब से अगर आप लोग को कुछ नॉलेज है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको मेंशन कीजिए, है ना। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रोपल्सिव इफिशिएंसी इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस, है ना, ए का एक्सप्रेशन क्या है डिवाइड बाई एयरक्राफ्ट वेलोसिटी, मतलब सी ए हम लोग का दिया हुआ है, और ये क्या होना चाहिए, सी जे होना चाहिए, जो क्या होता है वेलोसिटी ऑफ जेट, तो ये होना चाहिए। बट अगर आप लोग को कुछ लगता है कि इस आंसर में कुछ डिफरेंट होगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, बट हमको लगता है वेलोसिटी ऑफ जेट होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फॉर मल्टी स्पूल टर्बो फैन इंजन द फैन इज ड्रिवन बाई, तो जनरली क्या होता है याद रखिएगा, फॉर मल्टी स्पूल टर्बो फैन, है ना। तो मल्टी स्पूल टर्बो फैन इन द सेंस मतलब कि इसमें क्या हो गया कि मोर देन 2 से आपका टर्बाइन रहेगा, मोर देन 2 से ज़्यादा हम लोग का कंप्रेसर रहेगी। तो ये जनरली क्या होता है कि लो प्रेशर जो टर्बाइन होती है, लो प्रेशर जो टर्बाइन होती है वो फैन को ड्राइव देते हैं, और जो हाई प्रेशर टरबाइन होता है, आप लोग समझ रहे हैं टरबाइन ही एक्चुअली क्या होता है, अगर मान लीजिए सिंगल है, मान लीजिए सिंगल टरबाइन है, सिंगल कंप्रेसर है, सब कुछ है, तो टरबाइन ही ड्राइव करेगा कंप्रेसर को, आप लोग जानते ही हैं, ये कॉमन सी बात है, और फैन को भी करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मल्टी स्पूल का बात हो रही है, तो मल्टी स्पूल का बात हो रही है मतलब क्या, मोर देन 1 या मोर देन 2 क्या होगा, टरबाइन होगा, और मोर देन 2 आपका क्या हो जाएगा, मोर देन 2 आपका क्या हो जाएगा, कंप्रेसर्स होगी, है ना। तो
तो ये ध्यान में रखिएगा कि लो प्रेशर जो टरबाइन होती है, लो प्रेशर टरबाइन जो होती है जनरली उसका मेन रोल होता है कि फैन को वो ड्राइव करे, फैन को वो चलाए, ठीक है। और हाई प्रेशर जो टरबाइन होती है, वो हाई प्रेशर जो टरबाइन होती है वो हाई प्रेशर कंप्रेसर को, जनरली कंप्रेसर को वो ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर मल्टीपल स्पूल टर्बो फैन इंजन द फैन इज ड्रिवन बाय लो प्रेशर टरबाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सूट्स फॉर द एयरक्राफ्ट हैंडलिंग हायर मास फ्लो रेट फॉर लोअर एल्टीट्यूड फ्लाइट्स, फ्लाइट है ना। तो लोअर एल्टीट्यूड फ्लाइट पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन होता है। लोअर एल्टीट्यूड में क्या होता है, मास ज़्यादा होता है। तो मास अगर मान लीजिए मास फ्लो रेट ऑफ एयर का ज़्यादा होती है लोअर एल्टीट्यूड, आप लोग जैसे जैसे हम लोग अपर की ओर जाते हैं, है ना, मतलब कि स्पेस में जैसे जो अपर की ओर जाती है तो क्या होता है कि मास फ्लो रेट ऑफ एयर का डेंसिटी हम लोग का क्या कम होने लगता है। तो इसमें इसीलिए बताया है कि लोअर एल्टीट्यूड फ्लाइट, तो लोअर एल्टीट्यूड फ्लाइट जो होती है वो टर्बो प्रोप एंड पिस्टन प्रोप होती है। टर्बो प्रोप एंड पिस्टन प्रोप जो होती है ये होता है क्यों, क्योंकि ये मास फ्लो रेट जो ये मास फ्लो रेट ऑफ एयर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, टर्बो प्रोप एंड पिस्टन प्रोप होगा, ठीक है। क्योंकि यही लोअर एल्टीट्यूड हम लोग का फ्लाइट्स है ना। तो आप लोग एक फिगर सर इसमें है, तो आप लोग इस फिगर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक फिगर ठीक है। तो ये आप लोग देखो फ्लाइट रिज्म, इससे आप लोग ये कर सकते हैं। तो जो जनरली क्या होता है कि हम लोग का टर्बो प्रोप और ये पिस्टन प्रोप दोनों सेम चीज़ है, हमारा सेम चीज़ है। पिस्टन प्रोप तो हम लोग का मतलब कि पिस्टन प्रोप सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी देती है क्योंकि उसका मास फ्लो रेट ज़्यादा होता है ना। तो ये ध्यान में रखना है आपको। देखिए इस चीज़ से भी आप लोग देख सकते हैं कि ये एल्टीट्यूड को बताया गया है। तो एल्टीट्यूड में जो टर्बो प्रोप है इसके नीचे जस्ट क्या होता है, टर्बो पिस्टन प्रोप होती है ना, पिस्टन प्रोप होती है। तो ये एल्टीट्यूड्स आप लोग देख रहे हैं ना, ये लोअर एल्टीट्यूड्स का बात होती है, लोअर एल्टीट्यूड्स में ये होता है, ठीक है। टर्बो प्रोप एंड पिस्टन प्रोप जो होती है वो आपका लोअर एल्टीट्यूड में होता है क्योंकि इसका जो प्रोपेलर, प्रोप मतलब प्रोपेलर, इसमें जो प्रोपेलर लगा हुआ रहता है ना, वो प्रोपेलर का मेन काम होती है कि वो मैक्सिमम क्या होता है कि एयर को चर्न करती है, मतलब कि मास फ्लो रेट ऑफ एयर ज़्यादा होती है, इसलिए ये लोअर एल्टीट्यूड्स में होती है, ठीक है। टर्बो प्रोप एंड पिस्टन प्रोप इसका आंसर होगा। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चंस में ये आप लोग को समझ में आ गया मैंने कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। बोथ एंड ए एंड बी, टर्बो प्रोप एंड पिस्टन प्रोप। इसमें क्या होता है कि जो मास फ्लो रेट ऑफ एयर का ज़्यादा होती है और ये लोअर एल्टीट्यूड में इसलिए होती है, इसीलिए ये लोअर एल्टीट्यूड में होती है क्योंकि एयर का डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 का तब लोग देख ही लिए हैं ना, लो प्रेशर टरबाइन फैन को ड्राइव करती है, ठीक है। एनर्जी कन्वर्जन इफिशिएंसी ऑफ द एयरक्राफ्ट इंजन इज डिफाइंड एज, तो इसका जो डिफिनेशंस है, तो एनर्जी कन्वर्जन इफिशिएंसी, तो एनर्जी कन्वर्जन इफिशिएंसी जो होती है, तो इफिशिएंसी मतलब भी आप लोग अगर देख सकते हो कि एनर्जी कन्वर्जन इफिशिएंसी का जैसे ही बात आ रहा है तो हम लोग ये सोचना है कि आउटपुट पर इनपुट, और उसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन आउटपुट है कौन इनपुट है। तो ध्यान में हमको रखना है कि ये क्या होगा, कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना, काइनेटिक एनर्जी चेंज डिवाइडेड बाय मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। क्यों ऐसा होगा, हम लोग यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी चेंज है ना, ये हम लोग का क्या आउटपुट है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही हम लोग का थ्रस्ट है। तो ये हम लोग को याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज ये आउटपुट है। इनपुट कहाँ से मेरा, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब क्या, जैसे कि मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल, और मतलब कि कंबसन चेम्बर में जो मास फ्लो रेट फ्यूल की और कैलोरिक वैल्यू, मतलब कि वो जो जला, तो जलने के बाद ही हम लोग को क्या इनपुट दिए, मतलब कि हीट, उसमें हीट सप्लाई हो रही है अगर देखा जाए तो
तो मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, ये हम लोग का इनपुट है, और हम लोग आउटपुट क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज जो है वो हम लोग का आउटपुट मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज डिवाइडेड बाय, सॉरी इसका आंसर बी होगा, है ना, इसका आंसर बी होगा, आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर बी होगा, मतलब डिवाइडेड बाय ना, नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर ए ही होगा, ए होगा, है ना। सॉरी देखो, ये मास फ्लो रेट एयर का बात नहीं आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा हम लोग का, ध्यान में रखना, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 का ए आंसर होगा, ठीक है। आउटपुट हम लोग का क्या है, काइनेटिक एनर्जी चेंज डिवाइडेड बाय मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, है ना। मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल मतलब ये फ्यूल इनटू सी ए, मतलब कि वो क्या कैलोरीफिक वैल्यू, ये कंबशंस होगी तो हम लोग का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए आंसर होगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, और इसको आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, सर भी इसको डिराइव किए हुए हैं ताकि आपको देखिए, है ना। ये आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, हम तो एक्सप्लेन आप लोग को कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए, है ना, एनर्जी कन्वर्जन इफिशिएंसी, एनर्जी कन्वर्जन इफिशिएंसी इक्वल टू क्या है, देखिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू CV, माने वो कैलोरीफिक वैल्यू, है ना। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग अगर देख सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। एनर्जी कन्वर्जन इफिशिएंसी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू CV, ठीक है। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर होगी, ठीक है, ए होगा, ठीक है, ए होगा। नेक्स्ट, क्योंकि ये सब माइनस उन्नीस में तो होगा ही नहीं है, तो वो ध्यान में देखना है कि और सब ऑप्शंस होगा ही नहीं, माइनस उन्नीस है, देखिए यहाँ पर कोई प्लस है कोई माइनस है, तो ये सब होगा ही नहीं, यहाँ पर एयर है इसलिए होगा नहीं। जो भी होगा आंसर ये हो जाएगा, क्या, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 को और जाते हैं। तो 6 में क्या बताया गया है, 6 में बताया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एयर ब्रीथिंग इंजन, नॉट एयर ब्रीथिंग इंजन। तो ध्यान में रखना है कि हम लोग का जो जितना भी अभी पढ़े हैं, टर्बो फैन जो हो गया, या तो रैम जेट इंजन, टर्बो प्रोप इंजन, ये सब क्या है कि एयर ब्रीथिंग इंजन है, एयर ब्रीथिंग इंजन है। और रॉकेट जेट इंजन, रॉकेट जेट इंजन जो होती है, ये आंसर इसका आंसर ये होगा। रॉकेट जेट इंजन क्या होता है, जनरली क्या होता है, ये खुद अपने पे ऑक्सीजन लेके चलता है। रॉकेट रॉकेट जो भी होती है ना, तो ये आपको याद रखना है कि उसके पास खुद का इनबिल्ट एक ऑक्सीजन टैंक रहती है। और जितना भी बाकी जो रेस्ट है, टर्बो फैन इंजन हुआ, रैमजेट इंजन हो गया, टर्बो प्रोप इंजन हो गया, है ना, इसका तो ये सब आप लोग को ध्यान में, स्क्रैम जेट हो गया, तो ये सब आप लोग ध्यान में, एयर ब्रीदिंग है। एयर ब्रीदिंग इन द सेंस मतलब कि बाहर से वो एयर को कंप्रेस कर रही है, मतलब उसमें डिफ्यूज़र लगा हुआ रहता है, उसका कंप्रेसर जो भी है उसको बाहर से ब्रीथ कर रहा है, मतलब ब्रीदिंग मतलब कि बाहर से ले रहा है। बट इन द सेंस आपका रॉकेट जेट इंजन जो होती है उसका खुद का इनबिल्ट अपना बना हुआ रहता है, ऑक्सीजन टैंक रहता है, ठीक है। तो इसीलिए कि नॉट एन एयर ब्रीदिंग इंजन, तो क्या हो जाएगा, रॉकेट जेट इंजन इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट इंजन हैज़ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल सिर्फ रैम जेट में ही होता है, ध्यान में रखना है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल जनरली क्या होता है, रैम जेट में ही होता है, और सब में क्या होता है, पिस्टन प्रॉप रहे या टर्बो शाफ्ट रहे या टर्बो प्रॉप रहे, इसमें कन्वर्ज नोजल, कन्वर्जेंट नोजल रहेगा या तो डाइवर्जेंट रहेगा, दोनों में से कन्वर्जेंट या तो डाइवर्जेंट। बट रैम जेट ही एक ऐसा ये है जिसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल रहेगा, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको इसको फिगर से भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो रैम जेट हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट इंजन हैज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल,
तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा रैम जेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रैम जेट। इसको हम फिगर से भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको, आप लोग देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो ये अगर आप लोग फिगर देख रहे हैं ना, तो रैम जेट का, और रैम जेट का जो हो रहा है, तो ये पहले क्या हो जाएगा, इस तरह से कन्वर्जेंट हो रही है ना। इस तरह से पहले इस तरह से कन्वर्जेंट हो रही है, और उसके बाद फिर डाइवर्जेंट हो रही है, ठीक है, ये है ना। तो और सब में क्या होता है, देखिए ये डाइवर्जेंट है इस रैम जेट में। टर्बोजेट में सिर्फ कन्वर्जेंट, टर्बोजेट में सिर्फ कन्वर्जेंट होती है। तो ये हम लोग का रैम जेट में क्या कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होती है, ठीक है। तो इसका उसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7 में रैम जेट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होगा? अगर डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं एक्सप्लेन करने का फिर से कोशिश करूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं। इन जनरल वर्टिकल क्लाइंबिंग ऑफ टर्बोजेट एयरक्राफ्ट इंजन इज अचीव्ड यूजिंग। तो जनरली क्या होता है कि वर्टिकल क्लाइंबिंग जो होती है ना, तो वो विंग्स करता है, विंग्स करता है। जनरली कौन करता है? विंग्स करता है ना। तो हम लोग का विंग्स में ये टर्बोजेट का जो बात कर रही है ना, टर्बोजेट जो बात कर रही है, तो टर्बोजेट में हम लोग का क्या होता है, एक आफ्टर बर्नर लगा हुआ रहता है। तो आफ्टर बर्नर का क्या काम होती है कि वो एक एक्स्ट्रा थ्रस्ट पैदा करता है, यानी एक एक्स्ट्रा थ्रस्ट पैदा करता है। तो इसका आंसर मेरे को लग रहा है कि आफ्टर बर्नर इसका आंसर होगा, है ना। इन जनरल वर्टिकल क्लाइंबिंग इफ टर्बोजेट एयरक्राफ्ट इंजन इज अचीव्ड यूज आफ्टर बर्नर, क्योंकि टर्बोजेट में क्या होता है कि ये आफ्टर बर्नर होती है। आफ्टर बर्नर मतलब क्या होता है? आफ्टर बर्नर में क्या होती है, जो नोजल लगा हुआ रहता है उसमें क्या होता है कि नोजल रहता है, नोजल में आफ्टर बर्नर रहती है ना। मैं आपको एक्सप्लेन फिगर दिखा गया, इसका आंसर आफ्टर बर्नर मेरे हिसाब से। अगर किसी को कोई दूसरा आंसर लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, तो और उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश कीजिए। बट मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा से ढंग से इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, बट मैं अपना व्यू में जितना मैं समझ पाया, या जहाँ से मैं रिसर्च किया हूँ, जितना मैं समझ पाया, इसका आंसर आफ्टर बर्नर ही होना चाहिए। क्योंकि जो आप लोग ये होती है ना, तो आपको मैं ये एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ। ये एक्स्ट्रा कुछ थ्रस्ट पैदा करती है ना, आफ्टर बर्नर जो होती है एक्स्ट्रा थ्रस्ट पैदा करता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, ये फिगर हम लोग का किधर है, ये देखिए टर्बो जेट जो होती है ना, टर्बो जेट जो है, इसको मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो नोज़ल में है ना, ये जो हम लोग का ध्यान में रखना है, ये नोज़ल में क्या होता है कि एक आफ्टर बर्नर लगा हुआ था। आफ्टर बर्नर में क्या होता है कि जब हम लोग क्या होता है कि कंबशंस के बाद ये जो कंबशंस हुई यहाँ पर, कंबशंस के बाद वो टरबाइन में जाने के बाद कुछ ना कुछ ऑक्सीजन रह जाता है, लीन ऑक्सीजन रह जाता है। तो उसमें क्या करता है कि उसमें प्रेशर और मैंने टेम्परेचर बढ़ा ही रहता है। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा फ्यूल इंजेक्ट करके आफ्टर बर्नर के थ्रू उसको और जलाया जाता है, ताकि क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा थ्रस्ट पैदा करता है, एक एक्स्ट्रा थ्रस्ट पैदा करता है ना, एक एक्स्ट्रा थ्रस्ट पैदा करता है। और एक्स्ट्रा थ्रस्ट जो होती है, ये क्या करना है, लिफ्ट करने के लिए और प्लस प्रोपल करने के लिए काम देता है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये सब कहाँ लगा हुआ रहता है? आप लोग देखिएगा ना, एरोप्लेन्स के जो विंग्स होता है, विंग्स, तो विंग्स में लगा हुआ रहता है। तो विंग्स में लगा हुआ रहता है, इसलिए इसका आंसर आफ्टर बर्नर हमें बता रहा हूँ। क्योंकि जनरली क्या होता है कि विंग्स का काम है लिफ्टिंग करना, और जो इंजन का वर्क होता है वो थ्रस्ट पैदा करना, और जो विंग्स में ही ये सब लगा हुआ रहता है। टर्बोजेट इंजन जो होती है वो विंग्स में लगा हुआ रहता है ना। टर्बो फैन होता है, या टर्बो जेट इंजन हो गया, टर्बो फैन इंजन हो गया, है ना, या तो पिस्टन प्रॉप हो गया, है ना, रैम जेट, ये सब जनरली विंग्स में लगा हुआ रहता है ना। आप लोग एरोप्लेन्स का विंग्स में देखिएगा, एक गोला गोला जैसा रहता है, वही सब है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर बर्नर होगा। क्योंकि उसमें क्या था कि एक्स्ट्रा थ्रस्ट पैदा करता है ताकि वो अपलिफ्ट हो सके, ठीक है। तो हम लोग आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हम लोग को क्या लगा, इसका आंसर हम लोग का इसका आंसर होना चाहिए
ये हो गया, ये हम लोग का आफ्टर बर्नर होगा। अगर किसी को दूसरा आंसर है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फॉर द टर्बोफन इंजन मैक्सिमम थ्रस्ट इज द जनरेटेड थ्रू। मैक्सिमम थ्रस्ट कहाँ जनरेट होती है? मैक्सिमम थ्रस्ट कहाँ जनरेट होती है? अगर लेक्चर को मतलब कि थोड़ा तो लेक्चर में हमेशा ये कन्फ्यूज़न बताते हैं, ये थोड़ा जो बोलते हैं कन्फ्यूजन करते हैं कि स्मॉल थ्रस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय कोल्ड नजल, स्मॉल कोल्ड एयर, और स्मॉल थ्रस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय हॉट एयर। ऐसे मतलब कि ये इनका लेक्चर में सुना था, तो इस पर लेक्चर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो अगर हम लोग इसका फिगर में जाते हैं तो हमको जिस तरह से इसका आंसर लगा, इनका आंसर जो लगा हमको, ये कोल्ड नजल ही होगा। फॉर ए टर्बोफन इंजन मैक्सिमम थ्रस्ट इज जनरेटेड थ्रू कोल्ड नजल, क्योंकि एक फिगर है, इस फिगर में मैं आइडेंटिफाई किया। लेकिन इसका लेक्चर सुनिएगा तो ये लेक्चर बड़ी कन्फ्यूज़न है इसका लेक्चर। ये जो सर जो लेक्चर दे रहे हैं ना, इनका लेक्चर हमको कन्फ्यूज़न ही लगता है ना। इस सर का जो लेक्चर है हमको कन्फ्यूज़न ही लगता है कि ये क्या है। लेकिन अगर आप एक फिगर में जाते हैं तो वो फिगर के हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? कोल्ड होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? कोल्ड होना चाहिए। मैं अभी आपको जस्ट प्रूव करके मैं बता रहा हूँ। इसका अगर आप लोग देखिएगा यहाँ पर, कोल्ड एयर जेट क्या होता है? 80% थ्रस्ट, और हॉट एयर हम लोग का क्या दे रहा है? 20% थ्रस्ट। ठीक है, तो कोल्ड एयर जेट जो है 80% थ्रस्ट होगा, मतलब उसका आंसर क्या हो जाएगा? कोल्ड नजल होना चाहिए। जनरली हॉट एयर जो होती है, हॉट एयर क्या होता है? जो एयर कंप्रेस्ड, मतलब कि कोल्ड एयर जो होता है ये कि ये एक बाहर से जो जा रही है, इधर से एक आप लोग देख रहे होंगे इसको, ये बाहर से इस तरह से जा रहा है। और दूसरा क्या होगा? एक अंदर से कंप्रेस्ड होके जा रहा है, मतलब कि कंबसन हो गया। दूसरा कंबसन नहीं हो रहा, वो सिर्फ फैन से कंप्रेस्ड थोड़ा बहुत हुआ, फैन से थोड़ा बहुत, यहाँ पर देखिए फैन से, फैन के कारण थोड़ा बहुत कंप्रेस्ड हुआ और बाहर से वो जा रही है, ये कोल्ड हम लोग का एयर हो गया। दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हॉट एयर। इसको हम लोग क्यों बोल रहे हैं हॉट एयर? क्योंकि ये अंदर से जा रही है, मतलब कि एक कंप्रेसर से, है ना, टरबाइन से, कंबसन चैम्बर से पार होके जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम जो इसका जो कंप्रेस्ड एयर है वो तो जल जाती है, या तो फिर उसका जो ये होता है वो तो टरबाइन को मूव करने में ही चल जाता है, मतलब इसका लॉसेस ही हो रही है। तो जब लॉसेस हो रही है तो मैक्सिमम हम लोग का थ्रस्ट जो पैदा करता है, तो ये समझ में आएगा कोल्ड एयर होगा, है ना। उसका आंसर क्या हो जाएगा? कोल्ड एयर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोल्ड एयर। ठीक है, कोल्ड एयर। तो इसका मतलब हम लोग को कोल्ड नोजल इसका आंसर होना चाहिए, कोल्ड नोजल इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है। For mixed turbofan engine, which mixture is expanded in the convergent nozzle? कन्वर्जेंट नोजल में, फॉर मिक्स्ड टर्बोफैन इंजन विच मिक्सचर इज एक्सपेंड इन कन्वर्जेंट नोजल। टर्बोफैन में कौन सा होता है? तो उसमें होती क्या है? ये होगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर होना चाहिए हॉट एयर एंड कोल्ड एयर मिक्सचर आफ्टर कंबसन। क्योंकि जब आफ्टर कंबसन बचा तो फ्यूल का कुछ बातें नहीं रहा। एयर फ्यूल मिक्सचर क्या, फ्यूल तो जल ही जाएगा, कंबसन होगा तो फ्यूल जल ही जाएगा। तो ये हॉट एंड कोल्ड एयर मिक्सचर आफ्टर कंबशन इसका आंसर होना चाहिए। हॉट एंड कोल्ड एयर मिक्सचर आफ्टर कंबशन होना चाहिए। ठीक है। हालांकि इनका लेक्चर में कभी कभी बताते हैं कोल्ड एयर थ्रस्ट और हॉट एयर गैस थ्रस्ट, हॉट 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 थ्रस्ट गैस, ऐसे कुछ उसका इसमें है। तो अब बड़ी मतलब कि इस लेक्चर में इतना कन्फ्यूजन क्रिएट किया, तो मतलब दूसरा लेक्चर में ऐसा कुछ नहीं है। बट जब मेरे नॉलेज के हिसाब से क्या हो गया, और कहीं कहीं इसमें लिखा भी हुआ है, मैं ये करता हूँ, इसको आपको मैं शो करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर आप लोग लेक्चर में विजिट कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, है ना। अगर लेक्चर को आप लोग रेफर करते हैं तो इस जगह आप लोग का लिखा हुआ है ना, इफ़ यू सी प्रॉपरली एक्चुअली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इफ़ यू सी the hot air and cold air mix together and then that mixture expands and creates the thrust, है ना। तो ये लाइन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर है एक्चुअली, और कहीं कहीं क्या होता है ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये वाला है ना, हॉट एयर एंड कोल्ड एयर मिक्स टुगेदर एंड देन दैट मिक्सचर एक्सपेंस एंड क्रिएट्स द थ्रस्ट। ठीक है। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न ये इसका तो आंसर ये होना चाहिए। और अगर आप लोग देखते हैं कि दूसरे जगह थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन्स कर देते हैं कि इसका क्या आंसर होना चाहिए,
तो एक्चुअली देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको मार्क करके रखा हुआ। अनमिक्स द टू थ्रस्ट आर सेपरेट कोल्ड एयर थ्रस्ट एंड हॉट एयर गैस लिखा हुआ थ्रस्ट सेपरेट इन मिक्स्ड काइंड बोथ द गैसेस मिक्स टुगेदर एंड देन क्रिएट थ्रस्ट, है ना। तो मेरे हिसाब से उसका आंसर क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से उसका आंसर होना चाहिए उसका आंसर ये होगा कि ध्यान रखना है आप लोग को कि एयर वाला ही आंसर होगा, ठीक है। उसका आंसर क्या हो जाएगा, एयर वाला ही आंसर होगा कि हॉट एयर एंड कोल्ड एयर मिक्सचर आफ्टर कंबशन, क्योंकि जिस तरह से हमको लगा कि कंबशन के बाद फ्यूल तो जल ही जाएगा, तो उसमें एयर फ्यूल का मिक्सचर कुछ रहेगा ही नहीं टर्बोफेंस में, है ना, कार्बन नोजल में। तो ये ध्यान में रखना है, तो इसीलिए इसका आंसर बी होगा, हॉट एयर एंड कोल्ड एयर मिक्सचर आफ्टर कंबशन। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर अ रैमजेट एंड स्क्रैमजेट इंजन द इनकमिंग एयर इज कंप्रेस्ड यूजिंग। तो ये हम लोग को क्या बात है कि ये रैमजेट और स्क्रैमजेट में क्या होता है, कोई मूविंग पार्ट्स होता ही नहीं, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। उसमें क्या होता है, ऑब्लिक शॉक्स के कारण ही क्या होता है, ऑब्लिक शॉक्स के कारण ही हम लोग का वो कंप्रेस्ड होती है ना। इसका थोड़ा हम लोग थोड़ा जान लेते हैं क्या कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ फिगर है, एक्चुअली क्या है, यहाँ फिगर है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होती है, ये ध्यान में देखना है। देखना, ये रैमजेट है, ये स्क्रैमजेट है, इसमें कोई देख रहे होंगे आप लोग कि कोई मूविंग पार्ट्स इस दोनों में नहीं है, कोई मतलब कंप्रेसर नहीं है, कोई मतलब ये नहीं हो इसमें मूविंग पार्ट्स इन द सेंस, मतलब टरबाइन, ये कंप्रेसर नहीं है, टरबाइन नहीं है ना। ये कंबशंस होती है डायरेक्ट। क्या होता है कि इनलेट एयर, मतलब कि एयर आया है ना, तो इसका इस तरह से बनाया हो, जो तो ऑब्लिक सॉक्स की तरह, मतलब इस तरह से कुछ बनाया जाता है कि आके एयर आती है। एयर आने के बाद देखिए इसका क्या होता है कि थोड़ा नैरो साइज हो जाती है। तो एयर जब भी आता है तो नैरो, इसमें नैरो साइज के कारण उसी को हम लोग ऑब्लिक सॉक कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्रेशर और टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो कंबसन चैम्बर में जाता है, कंबसन चैम्बर में वो जल जाती है, फिर हम लोग का नोजल्स पे वो निकल के काइनेटिक एनर्जी में चेंज होकर वो थ्रस्ट पैदा करता है, और वो ये हो जाता है, मतलब कुछ एयर इनलेट हुआ और कुछ मैंने सी ए इनलेट हुआ, सी जे बाहर निकला। तो इसमें हम लोग को ध्यान में रखना, दोनों में, स्क्रैमजेट और रैमजेट में, दोनों में ध्यान देना, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है। मतलब मूविंग पार्ट्स इन द सेंस बोलने का मतलब यही है कि उसमें कोई कंप्रेसर नहीं है, कोई टरबाइन नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग को क्या हो जाएगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान में रखना है। तो ऑब्लिक शॉक्स, है ना, ऑब्लिक शॉक्स इसका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। वीडियो बहुत लंबा हो गया, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। ओके, थैंक यू। और मैं कैलकुलेटर के बारे में भी एक आप लोग को ये कर दूंगा। तो कैलकुलेटर के मतलब कि किस तरह से साइंटिफिक कैलकुलेटर को हम लोग यूज़ करते हैं, उसका एक वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।